नमस्कार मित्रों, अपने YouTube चैनल सेफ व्हील्स के इस जान जागरूकता अभियान में सड़क सुरक्षा को समर्पित ये जो कार्यक्रम है, इसमें आपका मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं। हम लोगों ने एक ऐसे विषय पर बात करना शुरू किया है जो आज के समय में एक महामारी से ज़्यादा मानव जीवन को हानि पहुंचा रही है। हमने जब से ये चैनल शुरू किया था तो इसके तमाम विषयों पर हमने बातें की हैं, छोटी छोटी सावधानियों पर बातें की हैं, ट्रैफिक की गुड हैबिट्स कौन कौन सी हैं, बैड हैबिट्स कौन कौन सी हैं, सड़क दुर्घटना के कारण क्या हैं, उन कारणों पर हम ध्यान कैसे दे सकते हैं, उनसे कैसे हम बच सकते हैं कि ताकि दुर्घटना ना होने पाए। इस पे हमने बहुत विस्तार से बात की है। सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर भी हमने पर्याप्त प्रकाश डाला है। जो स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं उनके बारे में काफ़ी हमने बात की है। हमने ड्राइविंग लाइसेंस जो मेन चीज़ होता है यातायात का, उस विषय पे काफ़ी विस्तार से वार्ता की कि ड्राइविंग लाइसेंस मिलता कैसे है, कैंसिल कैसे होता है, कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती हैं जब ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त हो जाता है, निलंबित हो जाता है या उसको जब्त कर लिया जाता है। आज हम बात शुरू करना चाह रहे हैं एक ऐसे मुद्दे के ऊपर जो कि इस पूरे के पूरे यातायात व्यवस्था का केंद्र बिंदु है, और वह केंद्र बिंदु है ड्राइविंग स्किल या ड्राइविंग रूल्स। व्यक्ति के रूप में जब व्यक्ति ड्राइविंग सीट पे बैठता है और जो ड्राइवर बनता है तो उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसके कर्तव्य क्या हैं, उसके अधिकार क्या हैं, उसकी गलतियों की सज़ा क्या है, उसके चारों ओर बिखरी हुई व्यवस्था जो सड़क हैं, जो गाड़ियां हैं, उनके साथ उसको कैसे समन्वय बनाना है, उसकी गाड़ी में जो उपकरण लगे हुए हैं, चाहे वो सुरक्षा के हों, चाहे वो चेतावनी के हों, चाहे वो बचाव के हैं, उनका प्रयोग कैसे किया जाना है। इन सब विषयों पर बहुत विस्तार से वार्ता की आवश्यकता है, जिस श्रृंखला को आज हम आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। मित्रों, इस नियमावली का नाम है मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन 2017। हिंदी में कहेंगे तो मोटरयान चालन नियमावली 2017। यह नियमावली 2017 में प्रकाशित हुई और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 118 में ये शक्ति केंद्र सरकार को दी गई है कि वह कोई भी नियमावली बना सकती है, जिसके तहत सबसे पहले 1989 में नियमावली बनाई गई थी। और समय के साथ जो परिवर्तन हुए, जो नए अनुसंधान हुए, जो नए अनुभव प्राप्त हुए दुर्घटनाओं से, उनके आधार पे सन 2017 में इस नई नियमावली को प्रख्यापित किया गया और ये पूरी तरह से लागू है। इस नियमावली में कुल 40 हेडिंग्स हैं, 40 मोटे मोटे अध्याय हैं, और इन 40 में से जो एक्टिव नियम हैं उनका उल्लंघन धारा 179 एमबी एक्ट के तहत दंड की श्रेणी में रखा गया है और उस पर 1000 रुपये तक के जुर्माने के प्रावधान है। यद्यपि इन जो व्यवस्थाएं हैं इनसे जुड़े हुए प्रमुख सेक्शंस भी हैं, प्रमुख अलग से नियमावली भी है, उसमें दंड की मात्रा भी ज़्यादा है, लेकिन अगर कहीं कुछ भी नहीं मिलता है, कोई प्रावधान नहीं मिलता है, तो इस नियमावली के तहत उस व्यक्ति के ऊपर जुर्माना किया जा सकता है। यह एक लंबा डिस्कशन है, इसको हम क्रमशः आपके सामने रखना चाहेंगे ताकि ड्राइवर के रूप में आपकी क्या क्या भूमिका है, क्या क्या सावधानियां हैं, क्या क्या अधिकार कर्तव्य हैं, उनको आप इत्मीनान से जान सकें और उन सावधानियों को अपनाते हुए सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। सबसे पहला, जैसे किसी भी अधिनियम में परिभाषा होती है कि इसका नाम क्या होगा। धारा 1 कहती है कि इसका नाम होगा मोटरयान चालन विनियम 2017। उसके बाद धारा 2 में कुछ परिभाषाएं दी गई हैं। इन परिभाषाओं को स्पष्ट किया गया है ताकि किसी को कन्फ्यूजन न हो। जैसे एक परिभाषा दी गई है यात्री की। यात्री का मतलब किसी भी कैरेज टैक्सी या स्टेज टैक्सी या किसी भी सार्वजनिक परिवहन के साधन में बैठा हुआ प्रत्येक व्यक्ति यात्री की श्रेणी में आता है। चाहे वो किराया दिया हो चाहे न दिया हो, चाहे उसने टिकट लिया हो चाहे न लिया हो, चाहे आपने उस पर किसी भी प्रकार के अनुग्रह करके उसको बैठा लिया हो, लिफ्ट दिया हो, तब भी वो यात्री ही कहा जाएगा। जैसे सड़क के उपयोगकर्ता, इसमें गाड़ियां भी आती हैं और इसमें पैदल यात्री भी आते हैं, इसमें घोड़ा गाड़ी भी आती, इसमें बैलगाड़ी भी आती, इन सबको सामूहिक रूप से सड़क का प्रयोक्ता कहा जाएगा। इसी प्रकार से प्रमुख जिला सड़क, जिसको हम MDR कहते हैं,
जैसे आपको मैंने बताया था, सड़कें कई प्रकार की होती हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, एक्सप्रेस वे। उसमें मैंने आपसे एमडीआर की चर्चा की थी, जिसको हम मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। ये सड़क प्रमुख मार्ग होते हैं जो तहसील मुख्यालयों को जिला मुख्यालय से जोड़ते रहते हैं। तो इसकी परिभाषा इसमें दी गई है। इसी प्रकार से पार्किंग स्थल की परिभाषा दी गई है। कोई भी स्थान जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से नोटिफाई न हो जाए, आप उसको पार्किंग नहीं कह सकते हैं। यानी कि जहाँ पर जैसा है, जिला परिषद है, नगर निगम है, नगर पालिका है, जिला अधिकारी हैं, इनके द्वारा यदि कोई बोर्ड सूचित करके लगा दिया जाए तभी वो जगह पार्किंग कही जाएगी। अन्यथा ऐसा नहीं है कि कोई भी खाली जगह आप कहीं देख लीजिए, 10 लोग गाड़ी खड़ी करने लगी और आप दावा करिए वो तो पार्किंग है ना, वो पार्किंग नहीं है। इसी प्रकार से इसमें सड़क की भी परिभाषा दी गई है। सड़क किसे आप कह सकते हैं? परिभाषा में लिखा है कि पुल, सुरंगें, सड़क के किनारे खड़ा करने और बनने के लिए बनाई हुई ले बाई लेन, अदला बदली करते समय जो गोल चक्कर है वो, ये सभी चीज़ें सड़क कहलाएंगी। तो इस तरह से सड़क की भी परिभाषा बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि सड़क किसे कहेंगे। और पब्लिक रोड किसे कहेंगे? पब्लिक रोड वह रोड होती है जहाँ पे आम आदमी का आना जाना अनुमन्य होता है। जैसे मान लीजिए लखनऊ विश्वविद्यालय है, लखनऊ विश्वविद्यालय की जो अंदर सड़कें हैं वो पब्लिक रोड नहीं कही जा सकती, क्योंकि वहाँ केवल छात्र और अध्यापकों को ही आने जाने की छूट है। तो कोई भी एमबी एक्ट के नियम कहाँ लागू होंगे? पब्लिक रोड पे लागू होंगे। तो पब्लिक रोड की परिभाषा आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक रोड कहते किसे हैं। इसी प्रकार से शांत क्षेत्र की परिभाषा दी गई है। मैंने एक वीडियो में आपसे इस पर विस्तृत वार्ता की थी कि संबंधित जनपद का जिलाधिकारी किसी अस्पताल को, किसी न्यायालय के आसपास के क्षेत्र को, किसी मानसिक चिकित्सालय को, किसी बच्चों के अनाथालय को, यदि उसके आसपास को क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित कर देता है तो वो शांत क्षेत्र कहा जाएगा। उसको इस परिभाषा में भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार से इन्होंने यातायात को, ठहराव को, पारगमन चिन्ह को, निरापद क्षेत्र को, इन सारी चीज़ों को एक परिभाषा के रूप में इसमें स्पष्ट कर दिया है, ताकि प्रयोक्ताओं को, इन्फोर्समेंट एजेंसियों को और माननीय न्यायालय को किसी भी प्रकार के किसी भी शब्द पे किसी प्रकार का कोई गफलत न होने पाए। तो इस प्रकार से आप जब भी ड्राइवर बन रहे हैं तो आपको इस नियमावली के इन दोनों धाराओं को बहुत अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि ये धाराएं क्या हैं। बने रहिए हमारे साथ। इसके अन्य प्रावधानों को बारी बारी से मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता रहूँगा। नमस्कार मित्रों, तो मोटर ड्राइविंग रेगुलेशन 2017 के इस कड़ी में अगला विषय जिस पे हम बात करेंगे वो बात होगी जनता के प्रति कर्तव्य, सड़कों का उपयोग, चालकों और सवारियों के कर्तव्य क्या है। ये जो सबसे प्रमुख चीज़ है जिस पे आप रोज़ सड़कों पर रूबरू होते हैं, जिनसे रोज़ आपका सामना करना पड़ता है। नियम 3 कहता है कि सड़क पर कोई भी वाहन सार्वजनिक स्थान पर इस तरह से नहीं रोका जाएगा कि किसी भी सड़क के उपयोगकर्ता की सुरक्षा को खतरा हो, आने जाने में उसके असुविधा हो, या फिर मार्ग बाधा होती हो या होने की संभावना हो। इसको तो आप रोज देखते हैं, टैक्सी वाले, टेम्पू वाले, विक्रम वाले, ई रिक्शा वाले कहीं भी गाड़ी रोक देते हैं। आप पैदल जा रहे हैं, अचानक आपके सामने ब्रेक लगा दिया, आपको असुविधा हुई। आपको कहीं भी सड़क पे उतार रहे हैं सवारियां, आपकी गाड़ी लेके जा रहे हैं, आप ब्रेक लगाए हॉर्न बजा रहे हैं, वो सवारी उतार रहा है इत्मीनान से। इस तरह से नियम 3 कहता है कि सड़क पे कोई भी वाहन ऐसे नहीं खड़ा किया जाएगा कि सड़क के किसी भी यूज़र को, किसी भी उपयोगकर्ता को, प्रयोक्ता को असुविधा हो, असुरक्षा हो या बाधा हो या इसकी कोई संभावना भी हो। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम गाड़ी चलाते समय अपनी गाड़ी को हाल्टिंग जगहों पर ही रोकें। जो हाल्टिंग स्पेस दिया गया है हम वहीं गाड़ी रोकें, और जहां पाकर गाड़ी फुटपाथ पे, टर्न पर, गली के मुहाने पर, किसी व्यक्ति के घर के गेट के सामने, किसी दुकानदार के सामने वहां न रोकें, ताकि किसी भी प्रयोक्ता को समस्या न होने पाए। नियम 4 कहता है यानों द्वारा सड़कों का उपयोग करना। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कहता है कि
गाड़ी केवल सड़क पे चलाई जाएगी, यानी कि फुटपाथ पे नहीं चलाई जाएगी, यानी कि साइकिल ट्रैक पे नहीं चलाई जाएगी, यानी कि नाली के किनारे खाली ज़मीनों पर नहीं चलाई जाएगी। आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये बातें हुई थी, लोग फुटपाथ पे क्यों सो रहे थे। तो उसमें यही बात आई थी कि आप फुटपाथ गाड़ी चलाने के लिए होता है। तो ये नियम स्पष्ट कहता है कि कोई भी गाड़ी केवल सड़क पे चलेगी। आप सड़क की बनावट के बारे में हमने बहुत विस्तार से बात की थी। सड़क का मेन कैरेज वे होता है, उसके बाद फुट स्टेप होते हैं, फुटपाथ होते हैं, फिर साइकिल ट्रैक होता है। तो कोई भी ड्राइवर यदि आप हैं गाड़ी के, तो आप गाड़ी को केवल काली सड़क पे या जो सीमेंटेड रोड है उसी पे चलाएंगे, फुटपाथ पे गाड़ी आप नहीं चलाएंगे। ये नियम 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है। 4 नंबर पे कहता है कि कोई भी गाड़ी जितना संभव हो सके अपने बाएं चलाई जाएगी। विभाजक अगर रोड है तो वहाँ पर भी अपने बाएं की ही लेन में चलेंगे। अगर विभाजक रोड नहीं, विभाजक रोड मतलब जिसमें रोड के बीच में वो लगा हुआ है डिवाइडर, उसको विभाजक कहते हैं। अगर विभाजक नहीं है तो हमेशा आप अपने बाएं चलेंगे ताकि सामने से आने वाले यातायात को जाने के लिए जगह मिले। ये नियम 4 के 3 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है। इसी प्रकार से है कि यदि आप किसी गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं और वह पहाड़ी क्षेत्र है तो यह जान लीजिए कि गाड़ी पहाड़ पे चलाते समय यह नियम है कि उतरने वाली गाड़ी रुकेगी, चढ़ने वाली गाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी। हमेशा चढ़ने वाली गाड़ी को प्राथमिकता दी जाएगी, उतरने वाली गाड़ी ही धीमी होगी, वही ब्रेक लगाएगा और वही साइड देगा। ये सब नियम हैं। आपको लगता होगा कि ये गुड हैबिट्स हैं, ड्राइवर की अच्छी आदतें हैं, ऐसा नहीं है मित्रों, ये नियम हैं और इन नियमों के उल्लंघन में पुलिस कभी भी 1000 रुपये का चालान आपका कर सकती है। इसी प्रकार से देखिए नियम के उपनियम 5 में है कि कोई भी भारी वाहन एक ही दिशा में चलते समय गाड़ियों के आगे पीछे सिंगल लाइन में चलेंगे। इसको तो आपने अक्सर देखा होगा, 10-10, 12-12 ट्रकों का पूरा कन्वॉय चलता है। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि वो आकस्मिक घटना है, वो नियम से बद्ध हैं। कोई भी भारी वाहन जो ट्रक हैं, डंपर हैं, कंटेनर हैं, ये एक लाइन में एक दूसरे के पीछे पीछे चलेंगे। अगर कहीं किसी को ओवरटेक करना है तो जितनी जल्दी हो सके ओवरटेक करके फिर लाइन में आ जाएंगे। और इसको मैंने पहले आपसे बताया था कि कोई भी गाड़ी बाएं से ओवरटेक नहीं करेगी। सामान्य दशा में कोई भी गाड़ी बाएं से ओवरटेक नहीं करेगी क्योंकि भारत में दाहिने हाथ की स्टीयरिंग है। इसी तरह से नियम 6 कहता है कि वन वे पर, जहां वन डायरेक्शन रोड है, वहाँ पे उल्टी दिशा में गाड़ी नहीं चलाई जाएगी। कई लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, वहाँ बैक गियर में गाड़ी चलाते हैं। आपको मैंने एक वीडियो में पहले बताया था कि बैक गाड़ी उतना ही चला सकते हैं जितने में गाड़ी बैक हो जाए, उसकी दिशा बदल जाए। ऐसा नहीं कि वन वे में आप फंस गए तो आप बैक गियर लगा के चले जा रहे हैं किलोमीटर भर। ऐसे में आपका जुर्माना लग सकता है, आपकी गाड़ी को दंडित किया जा सकता है। तो कोई भी वन वे ट्रैफिक जहाँ होगा, जहाँ पर लिखा हो वन वे, एकल दिशा मार्ग, वहाँ पे उल्टी दिशा में गाड़ी नहीं चला सकते हैं। इसी तरह से 7वां कहता है कि किसी भी ट्रैफिक के अगेंस्ट, हम लोग बोलचाल में जिसको रॉन्ग साइड कहते हैं, ट्रैफिक के अगेंस्ट गाड़ी नहीं चला सकते। आपने इसको राजधानी के कई सड़कों पर आपने इसको देखा होगा। लोग छोटी छोटी दूरियों को बचाने के लिए रॉन्ग साइड चलते हैं और फिर सामने सामने की टक्कर में एक्सीडेंट होता है। और एक्सीडेंट नहीं भी होता है तो जाम तो लग ही जाता है, असुविधा तो हो ही जाती है, सड़क सुरक्षा को खतरा तो उत्पन्न हो ही जाता है। इस प्रकार से उपनियम 7 कहता है कि कोई भी व्यक्ति रॉन्ग साइड ट्रैफिक के रॉन्ग डायरेक्शन में गाड़ी नहीं चलाएगा। 8 कहता है कि यान को पीछे की ओर घुमाते समय सुरक्षित दूरी रखिएगा। आप देख रहे हैं रोड पे कोई गाड़ी बैक हो रही है तो आपकी ड्यूटी है कि आप अपनी गाड़ी को पर्याप्त पहले रोक लें। आज क्या है, लोग चढ़े हुए चले जाते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, तो बैक करने वाला ही बेचारा रुक जाता है कि ठीक है आप ही जाओ, जबकि नियमतः आप गलत हैं। अगर कोई गाड़ी बैक हो रही है तो आने वाली गाड़ी की
या यह कर्तव्य है कि वह पर्याप्त दूरी के पहले ब्रेक लगाकर रोक ले अपने आप को। इस प्रकार से इस नियम में 8 उपनियम दिए गए हैं जो आपको ड्राइविंग के गुड हैबिट्स को नियमबद्ध करते हैं। इन नियमों का उल्लंघन करने पे आप दंडित हो सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि हमारे ड्राइवरों को लगता है कि यह कोई कानूनी बात नहीं है, हम जहाँ चाहें वहीं बैक कर लें, जहाँ चाहें चले जाएं। ऐसा नहीं है मित्रों। यदि सीसीटीवी के सर्विलांस में, ITMS के कैमरे में आप पकड़े गए तो आप पे जुर्माना होना तय है, आपका दंडित होना निश्चित है कि आप दंडित हो जाएंगे। अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आती है, जिसको हम कहते हैं स्टेज कैरेज या कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में चालक, कंडक्टर और सवारियों के कर्तव्य क्या हैं। ऐसा नहीं है कि सब मनमाने तौर पे चल रहा है, सबके नियम सरकार ने बना रखे हैं। ये अलग बात है कि नियम न उन ड्राइवरों को मालूम है, न कंडक्टर को मालूम है और न जनता को ही नियम पढ़ाए जा रहे हैं, और जनता स्वयं भी इनको पढ़ने की प्रयास भी नहीं कर रही है। इस दिशा में ये प्रयास हमारा चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि इन गाड़ियों के चालकों और सवारियों के कर्तव्य क्या हैं। पहला कर्तव्य है कि प्रत्येक ड्राइवर पूरी सावधानी से गाड़ी चलाएगा। पूरी सावधानी का मतलब उसकी गाड़ी पे नियंत्रण पूरा होना चाहिए, गाड़ी पे उसकी विजिबिलिटी साफ होनी चाहिए, गाड़ी पे परमिट, कागज, ड्राइविंग लाइसेंस, PUC सारे कागज होने चाहिए। आप देखते हैं ड्राइवरों को गाड़ी के बाहर निकल के बैठे रहते हैं। जिस सीट पे ड्राइवर को बैठना था उस पे 3-3 सवारियां बैठ जाती हैं, ड्राइवर एक जरा सा सपोर्ट लेके लटका गाड़ी चला रहा है। तो ये सावधानी से गाड़ी चलाना नहीं हुआ, इसमें आपका चालान हो सकता है। इसी प्रकार से प्रत्येक ड्राइवर ये सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी चलाते समय उसकी मन स्थिति पूरी तरह से ठीक है। आपने इसको बहुत बार महसूस किया होगा कि टैक्सी स्टैंडों पर झगड़ा करके ड्राइवर जोश जोश में गाड़ी में बैठ के जाते हैं और एक आध आदमी को एक्सीडेंट में कुचल जाते हैं, या जिस व्यक्ति से विवाद हुआ रहता उसी की गाड़ी में टक्कर मार जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसको आपके आवेश और आवेग पे आपको छूट मिलेगी। यह साबित करता है कि आपका मानसिक नियंत्रण अपने ऊपर नहीं था, फिर भी आप गाड़ी चलाए, जो कि वायलेशन की श्रेणी में आता है और आप इसके लिए दंडित होंगे। अगला कहता है कि चालक सड़क पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेगा। हम लोगों ने भी एक वीडियो में बात आपसे की थी विचलित ड्राइविंग के बारे में, डिविएटेड ड्राइविंग के बारे में। सड़क पे कंसंट्रेशन के अलावा ड्राइवर सब कुछ कर रहा होता है, वो गाना सुन रहा होता है, वो कोल्ड ड्रिंक पी रहा होता है, वो सवारियों से मुड़ मुड़ की बातें कर रहा होता है, मोबाइल फ़ोन में मैसेज देख रहा होता है, किसी को टेक्स्ट कर रहा होता है, हेडफोन लगा के गाना सुन रहा होता है, या बार बार वो GPS लगा हुआ टूल उसको देख रहा होता है। ये सारे प्रैक्टिस डिविएटेड ड्राइविंग के हैं और इनसे एक्सीडेंट होने की 100% चांस रहते हैं। इसी वजह से बेसिक रूल्स में कहा गया है कि ड्राइवर सड़क पर ध्यान केंद्रित रखेगा, डिविएट नहीं करेगा। अगले में कहना है कि प्रत्येक गाड़ी का चालक, केवल टैक्सी नहीं, प्रत्येक गाड़ी का चालक पैदल चलने वाले, साइकिल चालकों, बच्चों, बुजुर्गों, शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों और कमज़ोर उपयोगकर्ताओं, कमज़ोर मतलब बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं या किसी भी प्रकार से उनके अंदर अशक्तता है, इन लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और इनको सुरक्षित रखते हुए यान चलाएगा। आपसे हमने पेडेस्ट्रियन सेफ्टी की बात की थी, तो उसमें हमने इस चीज़ की अपील की थी आपसे कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो आप यह मत मान के चलिए कि अब आप ही सर्वशक्तिमान हैं। कानूनी रूप से सबसे पहली प्राथमिकता पैदल यात्री, साइकिल चालक, बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांगजन को है, आपको नहीं है। हम लोग रोज़ कहते हैं ना, अगर सर एक्सीडेंट होता है तो बड़ी गाड़ी वाले को ही सज़ा दी जाती है। ऐसा नहीं है। ये कानूनी रूप से आप बाध्य हैं कि सबसे पहले आप उनकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे, और अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो निश्चित तौर पे आप दोषी होंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपके ऊपर कानूनन दी गई है। अगला नियम ये कहता है कि कोई भी चालक अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन पे जो सामने रहती है और रियर स्क्रीन पे कोई भी ऐसा चीज़ नहीं लगाएगा जिससे दृश्यता बाधित होती, या काला चश्मा लगा ले, स्टाइलिश चश्मा लगा ले, लाल पीला दिखने वाला चश्मा लगा ले कि उसकी दृश्यता बाधित होती हो, उसका जो डिस्टेंस मेजरमेंट का जजमेंट प्रभावित होता हो, ऐसा कोई काम नहीं करेगा। तो यदि आप गाड़ी चलाते हैं,
आप ड्राइवर हैं या अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं तो कृपया अपनी विंड स्क्रीन पे फ्रंट रियर में कुछ भी स्टिकर, स्लोगन, नारे न लिखवाएं, नहीं तो आपकी दृश्यता बाधित होगी और CMVR नियम 100 सब नियम 2 के तहत इसमें आपके ऊपर जुर्माना भी हो सकता है। इसी प्रकार से यह चालक की जिम्मेदारी है कि वह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी में अगर सीट बेल्ट के प्रावधान हैं तो प्रत्येक सवारी, प्रत्येक व्यक्ति सीट बेल्ट पहनेगा। ये ड्राइवर का काम है। आजकल तो गाड़ियों में आप देखते हैं अलार्म आता है, जब तक सवारी न पहनी हो बीप बीप करती रहती हैं। अब तो कुछ गाड़ियों में अनाउंसमेंट भी आता है कि कृपया को पैसेंजर सीट बेल्ट पहन लें, कृपया पीछे बैठे पैसेंजर सीट बेल्ट पहन लें। लेकिन ये ड्राइवर की मैनुअल जिम्मेदारी है कि एक बार गाड़ी चलने से पहले पलट के देख ले कि प्रत्येक व्यक्ति ने, प्रत्येक सवारी ने सीट बेल्ट लगा लिया है या नहीं लगाया है। ये ड्राइवर की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार से बच्चों के बारे में यह सुनिश्चित कर लेगा कि 12 वर्ष से यदि बड़ा बच्चा है, यदि बच्चा 12 वर्ष से बड़ा है और पूरी तरह से बालिग नहीं है, 12 वर्ष तक की उम्र का बच्चा है और वो पूरी तरह से ग्रो अप नहीं है, तो उसको सामान्य सीट पे ना बैठा के उसके लिए डिज़ाइंड सीट होगी वहाँ बैठाएगा। इसके लिए कुछ गाड़ियों में क्या किया गया है कि सीट बेल्ट को लंबा कर दिया गया और एक बार में वो 2 लोगों को कवर कर लेती हैं, एक मेजर को और एक माइनर को भी। तो ये ड्राइवर सुनिश्चित करेगा कि 12 साल तक की उम्र का कोई बच्चा बिना सुरक्षा के गाड़ी में न बैठे। इसी प्रकार से मोटरसाइकिल सवारों के लिए भी यही स्पष्ट निर्देश है कि पीछे बैठी हुई सवारी, यह प्रत्येक मोटरसाइकिल चालक सुनिश्चित करेगा कि पीछे बैठी हुई सवारी भी हेलमेट लगाएगी। बिना हेलमेट के यदि पीछे सवारी कोई बैठाता है तो इस पे जो चालान होगा उसका दंड ड्राइवर को, यानी कि मोटरसाइकिल चलाने वाले को भरना पड़ेगा। इसलिए मोटरसाइकिल पर भी बैठते समय चालक ही यह सुनिश्चित करेगा कि उसने भी सुरक्षा के दोनों मानक पूरे किए हैं, हेलमेट पहना है और उसकी चेन बेल्ट को अच्छी तरह से लॉक किया गया है। उपनियम 10 में बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहता है कि चालक गाड़ी में संगीत नहीं बजाएगा। आजकल क्या होता है, फूहड़ गाने, तमाम लाउड गाने, ऊटपटांग भाषाओं में गाने, इन सब गानों पे रोक लगी हुई है। यदि कोई व्यक्ति सवारी गाड़ी चलाते समय या यात्रा करते समय गाना बजाता है लाउड, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप भी अपनी गाड़ी में जो 40-40, 50-50 वाट के और बॉस कंपनी के स्पीकर लगा के बजाते हैं, तो आप भी ध्यान रखिए कि आप पब्लिक रोड पे नहीं बजा सकते। आपको गाना सुनना, कहीं बाग में खड़ी कर लीजिए, खूब ध्यान से गाना सुनिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा था कि ये ड्राइवर को डिविएट करता है, म्यूज़िक उसके कंसंट्रेशन को भटकाता है। इसी प्रकार से उपनियम 11 कहता है कि कोई भी चालक डिजिटल गतिशील पिक्चर या वीडियो नहीं देखेगा। केवल वो क्या देख सकता है स्क्रीन पे, GPS की लोकेशन, वो भी नहीं, लगातार उसी को देखता रहेगा। तो कोई भी वीडियो चला करके, कोई भी पिक्चर चला करके कोई भी ड्राइवर अपने मोबाइल फ़ोन में या गाड़ी में लगी हुई LED स्क्रीन पर नहीं देखेगा, ताकि दुर्घटना के चांस न पैदा हों, क्योंकि वो ध्यान भटकाने वाली कार्रवाई है। इसी प्रकार से उपनियम 12 कहता है कि कोई भी नशीला पदार्थ, जैसे MB एक्ट में धारा 185 जब आती है तो वहाँ पर मात्रा की बात आती है कि ब्लड टेस्ट होगा और ब्लड टेस्ट में यदि 40%, 30% का मानक है, उतना अल्कोहल मिली तो आप नशे में माने जाएंगे। लेकिन ये नियम स्पष्ट कहता है कि कोई भी व्यक्ति शराब, नशीली दवा, धूम्रपान करते हुए यदि गाड़ी में चलता है, या उसका ड्राइवर या उसके कंपनी के लोग या कोई यात्री, इसमें यात्री शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है। ऐसा नहीं कि ड्राइवर साहब होश में है, बाकी 3 लोग जो पीछे बैठे हैं वो पिए एकदम मस्त हैं, ना। पूरी गाड़ी में यदि कोई शराब पिए होगा तो ड्राइवर का चालान होगा। ये नियम स्पष्ट प्रावधान करते हुए निषिद्ध करता है कि इसलिए आप यह मत करिए कि हम तो साहब नहीं पिए, बाकी लोग पिए पड़े हुए हैं। आप जानते हैं श्वास उच्छ्वास से निकलने वाली जो वेपर है वो धीरे धीरे ड्राइवर के भी सांस में जाएगी और उसके भी ऊपर अल्कोहल अपना असर करेगा। तो इस चीज़ को सरकार ने इस नियम के तहत रोक रखा है। इसी प्रकार कहते हैं कि यान में बैठते समय और उतरते समय प्रत्येक व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि गाड़ी में बैठे लोग सही से उतरें।
आपने देखा होगा कभी कभी कि गाड़ी रुकती है तो ड्राइवर साहब पहले उतर के गेट खोलते हैं। तो ये गेट खोलना ना किसी अमीरी का निशानी नहीं है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, ये कानून है कि ड्राइवर सबसे पहले उतर के देखेगा कि सवारियों को उतरने लायक माहौल है भी कि नहीं है। पता लगा सवारियों ने गेट खोल दिया, पीछे से आ रही हुई गाड़ी टकराई, गेट उड़ा के ले गई, या आप उतर के बगल गए, आप कुचल गए, तो ये सब सुनिश्चित करना ड्राइवर का कर्तव्य है। इसलिए नियम 5 में कर्तव्य में बहुत स्पष्ट रूप से इसको बताया गया। इसी प्रकार से नियम 5 का उपनियम 14 कहता है कि कोई भी ड्राइवर दोषपूर्ण गाड़ी नहीं चलाएगा। दोषपूर्ण गाड़ी क्या? पता लगा कि एक लाइट खराब है, हॉर्न नहीं बज रहा है, उसका ब्रेक फेल हो गई है, हैंड ब्रेक के भरोसे चला ले रहा है, गाड़ी का एक पहिया पंचर है, आप देखते होंगे 3 पहिए पे जादूगरी करते रहते हैं लोग। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल पंचर हो गई है तो अंगोछा रस्सी बांध के अगली मोटरसाइकिल से खींचे चले जा रहे हैं। ऐसी कोई भी गाड़ी जिसमें खराबी होगी वो सड़क पे नहीं चल सकती है। आप उसको टो करके या कैरी करके लिफ्ट करके ले जाके गैरेज में बनवाएं या मैकेनिक को घर बुला के बनवाएं, तभी चला सकते हैं। कोई भी दोषपूर्ण गाड़ी सड़क पे नहीं चलाई जा सकती जिसमें तकनीकी खराबी हो। इसी प्रकार से नियम 15 की कोई भी गाड़ी में खराबी जैसे आपको पता चलती है, यह आपका कर्तव्य होगा कि आप उसको तत्काल बनवाएंगे। ऐसा नहीं कि अभी तो चल जाओ यात्रा करके लौटेंगे, तब ना। निकटतम जो भी गैरेज जो भी मैकेनिक मिलता है उससे तत्काल बनवाएंगे, उसमें किसी प्रकार की क्षमता नहीं है। नियम 16 कहता है मोटरसाइकिल या तिपहिया, जो भी मैंने आपसे कहा कि लोग नहीं मोटरसाइकिल एक दूसरे का हाथ पकड़ के खींचते हैं, या हम किसी ट्रैक्टर की ट्राली का पीछे पकड़ लेते हैं, या किसी टेम्पो की बगल की रॉड पकड़ के अपनी गाड़ी एक हाथ से चलाते रहते हैं। ये पूरी तरह से गलत है, ये पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन है, ये पूरी तरह से दंडनीय है। अक्सर इसको हम पंचर गाड़ियों में दोस्तों में देखते हैं, एक पैर लगा के साइलेंसर पे ढकेलते रहते हैं, सारी दोस्ती वहीं दिखाते हैं, जबकि नहीं जानते हैं कि जरा सा चूक दुर्घटना होगी तो दोनों जान से जाएंगे। इस चीज़ पे इस नियम ने पूरी तरह से रोक लगा रखी है। इसी प्रकार नियम 5 का उपनियम 17 कहता है मोटरसाइकिल 3 पहिया गाड़ी चलाते समय दोनों हाथों से हैंडल पकड़ के रखेगा। अब ये स्टंटबाजों का क्या होगा जो गाड़ियों पर चढ़ के नाच नाच की रीलें बना रहे हैं? अभी आज ही बहुत सारी रील दिखाई दे रही थी, झांसी या नोएडा किस जिले की थी, सबके ऊपर स्टंट में जुर्माने हुए हैं। तो जब बेसिक सिद्धांत ये है कि दोनों हाथ से आप हैंडल पकड़ेंगे, हैंडल देखिए मोटरसाइकिल में भी होता है और ये विक्रम रिक्शे में भी होता है, बजाज में भी होता है, तो दोनों हाथों से दोनों हैंडल पकड़ेंगे। आजकल क्या है, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ये पूरी तरह से गलत है। नियम कहता है दोनों हाथ से हैंडल पकड़ के रहेंगे, तो यदि आपने एक हाथ भी छोड़ रखा है तो निश्चित तौर पे आप चालान के पात्र होंगे। फिर आप ये मत कहिएगा कि हमारे साथ उत्पीड़न हो रहा, क्योंकि ये बेसिक नियमों का अंग है, इसको बेसिक नियमों में बताया गया है ड्राइवर के। इसी प्रकार से एक मज़ेदार कानून है, वो कहता है कि दोनों पैर मोटरसाइकिल चलाते समय या कार चलाते समय फुट रेस्ट पे रखेगा। ये नहीं कि दोनों पैर फैला के ऐसे हवाई जहाज बने हुए आप दौड़ रहे हैं या पैरों को रगड़ रहे हैं आप, ना, फुट रेस्ट दिया हुआ है पिछली सवारी के लिए भी, ड्राइवर के लिए भी, मोटरसाइकिल में और कार में तो सबके लिए फुट रेस्ट है। ऐसा नहीं कि गेट खोल के पैर बाहर करके आप चलाएंगे। ये उपनियम 18 में स्पष्ट प्रावधान है कि गाड़ी किसी भी हालत में चलाते समय पैर बाहर जमीन पर नहीं रखेंगे, वो फुट रेस्ट पे ही रखें। तो इस तरह से नियम 5 में उन सारे कर्तव्यों की व्याख्या की गई है जो कर्तव्य एक ड्राइवर के रूप में, चाहे वो स्टेज कैरेज टैक्सी हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज टैक्सी हो, चाहे वो रेडियो टैक्सी हो, चाहे वो प्राइवेट कार हो, इन सावधानियों को तीनों श्रेणी के चालकों को बरतनी चाहिए। बात करते हैं अगले नियम की जो इसी ड्राइवर से जुड़ा हुआ है, और वो है लेन डिसिप्लिन। लेन डिसिप्लिन पर हमने आपसे बहुत विस्तार में बात की है। मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार उस वीडियो को जाके एक बार सरसरी तौर पे पुनः जरूर देख लें। लेन मार्किंग्स के बारे में बहुत डिटेल बात हुई, इसलिए यह नियम कहता है कि प्रत्येक गाड़ी का चालक अपनी गाड़ी को लेन के भीतर ही चलाएगा, और जहां पर ब्रेक लाइन है, जहां पर कंटिन्यू लाइन है, उनके निर्देशों का पालन करेगा। जहां पीले रंग की पट्टी बनाई गई है वहां किसी दशा में न गाड़ी रोकेगा,
ना हाल्ट करेगा और ना गाड़ी पार्क करेगा। मैंने पहले भी आपसे उस वीडियो में बहुत विस्तार से बताया था कि प्रत्येक मार्किंग का क्या अर्थ है, प्रत्येक मार्किंग के नियम पालन के क्या प्रावधान किए गए हैं, इसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से आपसे बात की। मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि उस वीडियो को एक बार पुनः जाकर आप अवश्य देखें। चौराहों से पहले गाड़ी को धीमा करने का नियम 6.5 में बहुत स्पष्ट लिखा गया है। आज हम क्या करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि ग्रीन बत्ती का 58 सेकंड हो गया तो हम अपनी स्पीड को दोगुना कर लेते हैं ताकि येलो बत्ती आते आते हम भाग जाएं, जबकि नियम कहता है कि चौराहे से पहले आपको अपनी गति को कम कर लेना है। अमेरिका और यूरोप के देशों में तो चौराहों की स्पीड लिमिट तय कर दी गई है। स्टॉप लाइन पर पहुंचते समय आप 20 किलोमीटर से ज़्यादा रफ्तार से चल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां पर पेडेस्ट्रियन के चलने का, साइकिलिस्ट के चलने का, किसी विकलांग व्यक्ति के, दिव्यांग व्यक्ति के चलने का, किसी बच्चों के स्कूल पार होने का वो समय होता है, वो रास्ता होता है, वो जिग जैग जो बनी रहती जेब्रा क्रॉसिंग है, तो वहाँ पर आपको धीमी गाड़ी चलानी है। इसी प्रकार से विनियम के नियम 6 में उन सारी सावधानियों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है और मैं चाहूँगा कि आप इन सारे नियमों को बहुत ध्यान से पढ़ें, ध्यान से जानें, ताकि आप सड़क दुर्घटना के शिकार न होने पाएँ। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी है जिसके बारे में नियम 37 में बहुत स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था डिविएट ड्राइविंग के बारे में, विचलित ड्राइविंग के बारे में। तो उसमें नियम 37 स्पष्ट कहता है कि कोई भी चालक हाथ में पकड़े जाने वाले मोबाइल फोन या अन्य संचार उपकरणों का प्रयोग नहीं करेगा। संचार उपकरण, ये उसमें हमारे ईयरबड्स भी आ गए, हेडफोन भी आ गया, ब्लूटूथ कनेक्टेड डिवाइसेस भी आ गई, हमारा जीपीएस की मैपिंग भी आ गई। ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन टूल्स में आ गई जिनको कि नियम 37 में स्पष्ट रूप से रोका गया है। कोई भी ड्राइवर इसको नहीं इस्तेमाल करेगा। कोई ट्रेनर बैठा ट्रेनिंग वाली गाड़ी पे तो नियम कहता है कोई ट्रेनर भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। जैसे आपको मैंने बताया था लर्निंग लाइसेंस मिलता है, लर्निंग लाइसेंस धारी बालक जब भी गाड़ी चलाएगा उसके साथ एक रेगुलर ड्राइविंग लाइसेंस धारक बैठा रहना चाहिए। आप उसको अभिभावक भी कह सकते हैं, आप उसको प्रशिक्षक भी कह सकते हैं। या मोटर ट्रेनिंग स्कूल की गाड़ी कोई सड़क पे सीख रहा हो तो उसके बगल जो बैठा होगा वो प्रशिक्षक होगा, वो भी मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसको भी यह छूट नहीं होगी कि वो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कर ले। और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जिसके लिए आए दिन हम सब चौराहों पर विवाद करते हैं वो है कागज़। नियमों में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई भी पुलिस अधिकारी जो वर्दी में है, कोई भी पुलिस अधिकारी जो वर्दी में है, पुलिस अधिकारी ध्यान रखिएगा, मैं होमगार्डों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो भी वर्दी पहनते हैं। पुलिस अधिकारी, जो भी पुलिस अधिकारी, या फिर अगर कैंटोनमेंट में है तो मिलिट्री पुलिस के अधिकारी, इतना आप ध्यान रखिएगा बस। मिलिट्री पुलिस के अधिकारी या नागरिक पुलिस के अधिकारी जो वर्दी में है, यानी कि सिपाही भी पुलिस अधिकारी है धारा 2 पुलिस अधिनियम के तहत, यदि वो आपसे कागज़ मांगता है तो आपको कागज़ दिखाना होगा। आप अपने साथ कागज़ क्या क्या रखेंगे, नियम में स्पष्ट लिखा है। ड्राइविंग लाइसेंस, यदि कमर्शियल गाड़ी है तो टैक्स सर्टिफिकेट, प्रत्येक गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रत्येक गाड़ी का बीमा सर्टिफिकेट, प्रत्येक गाड़ी का पीयूसी, और कमर्शियल या अन्य गाड़ी है कोई अल्टरेशन आपने किया है तो उसकी फिटनेस। इतने कागज़ आप प्रत्येक दशा में अपने साथ रखेंगे और वर्दीधारी पुलिस अधिकारी के मांगने पर उसको दिखाएंगे। इस चीज़ पे कभी विवाद मत करिएगा। है तुम सिपाही हो, तुम्हारी क्या पावर है? पावर चालान में ज़रूरी है कि वहाँ टीएसआई होना चाहिए। चेक करने के लिए नियमावली कहती है कि वर्दी में कोई भी पुलिस अधिकारी उसको चेक कर सकता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो खतरनाक और असुरक्षित माल है, जैसे केमिकल्स है या मेडिकल वेस्ट है या किसी भी प्रकार का न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर मटेरियल ट्रांसफ़र, जैसे नहीं एक्सरे में रेडियो एक्टिव पदार्थ आते हैं, तो इनका चालक उससे संबंधित फिटनेस भी रखेगा। ऐसा नहीं है कि वो सामान्य गाड़ी में लादा और एक्सरे की मशीन चल दिया, एक्सरे में लगने वाले जो रेडियो एक्टिव पदार्थ उनको लादा और चल दिया, नहीं, उसके लिए स्पेशली फिटनेस उस गाड़ी की होगी और उसका स्पेशल डीएल होगा, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था। इस प्रकार से इन दस्तावेजों को
दिखाना भी पड़ेगा, न दिखाने पे सक्षम अधिकारी, अब मैं यहाँ सक्षम अधिकारी कहूँगा, उपनिरीक्षक, वो चालान भी करेगा। और चालान करने के बाद आप 15 दिन के भीतर उस कागज़ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके अपनी गाड़ी ले सकते हैं और उस कागज़ को ले सकते हैं, जो भी जुर्माना जमा करके। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य थे जो वाहन चालकों के लिए वाहन चालन विनियम 2017 में प्रावधानित किए गए थे, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। तो आज के इस सीरीज़ को यहीं पर हम विराम देंगे और हमारे साथ बने रहिए। क्रमशः मोटरयान चालन विनियम 2017 को पूरी तरह से समझने के लिए, जानने के लिए, आत्मसात करने के लिए और हाँ, पालन करने के लिए भी